आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो कागजों पर तो महज एक सरकारी ढांचा है, लेकिन असल में वो एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों तक पूरे के पूरे सिस्टम को एकदम घुटनों पर ला दिया था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से रेलवे स्टेशन की। बेगुनकुडोर स्टेशन। हाँ आज हमारे सामने जो ये पुरानी रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स का स्टैक रखा है ना जी, इनका मुख्य मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे एक साधारण सा स्टेशन पूरे 42 सालों के लिए दुनिया के नक्शे से लगभग गायब ही हो गया। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि विकास या कंक्रीट की इमारतें, हाँ, और ये लोहे की पटरियां, ट्रेनें, ये सब बहुत ठोस चीजें हैं ना। बिल्कुल एकदम सॉलिड। ये किसी भी इलाके की प्रगति का प्रतीक होती हैं। लेकिन इन फाइलों को देखते हुए एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हमारे पास रेलवे जैसा एक बहुत ही विशाल और नियमों पर चलने वाला नेटवर्क है, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्थानीय खौफ है जिसने उस पूरी व्यवस्था को ही ठप कर दिया। सही कहा। जब 1960s के दशक में ये स्टेशन बना था ना, तो इससे इलाके की तरक्की का बहुत बड़ा मील का पत्थर माना गया था। बिल्कुल। और इन स्रोतों का विश्लेषण करते हुए हमें यही देखना है कि कैसे इंसानी मन की धारणाएं भारी भरकम लोहे के इंजनों पर भी भारी पड़ सकती हैं। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे सामने मौजूद इन स्रोत सामग्रियों और दर्ज की गई स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। ठीक बात है। हमारा मकसद किसी भी तरह के अलौकिक दावों को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जिसने इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए उस रात पर चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। 1967 की वो रात। हाँ, 1967 की एक बहुत ही ठंडी और कोहरे भरी शाम। 1967 का वो समय असल में भारतीय रेलवे के विस्तार का दौर था। बेगुनकोडोर जैसे छोटे स्टेशनों पर आमतौर पर बहुत शांति रहती थी उस वक्त। हाँ, और उस शाम जो कुछ भी दर्ज किया गया वो एक स्टेशन मास्टर की आम दिनचर्या से बिल्कुल अलग था। बहुत अलग। इन नोट्स में जो विवरण है ना, वो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। स्टेशन मास्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था, वो रजिस्टर में कुछ एंट्रीज कर रहा था और बाहर कोहरा गहराता जा रहा था। और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। हाँ, पटरियों पर। उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत पटरी पर दौड़ रही है। अब देखिए, कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में यही सोचेगा कि शायद आसपास के गांव की कोई महिला है, हाँ, जो रास्ता भटक गई हो। तो लॉजिक की सारी हदें ही पार कर दी। यहीं से वो मनोवैज्ञानिक टकराव शुरू होता है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था। जब हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों के एकदम खिलाफ हो, हाँ, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने में बहुत संघर्ष करने लगता है। और वो दृश्य वाकई विज्ञान को चुनौती दे रहा था। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि उसी वक्त एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से उस स्टेशन से गुजर रही थी, बिना रुके। और वो सफेद साड़ी वाली औरत उस ट्रेन के बिल्कुल बराबर दौड़ रही थी। अरे बाप रे! बल्कि कभी कभी तो वो इंजन को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। और सबसे खौफनाक बात जो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखी, उसके पैर। हाँ, उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए दौड़ रही थी। जरा सोचिए उस रात उस स्टेशन मास्टर की क्या हालत हुई होगी। ये एक बहुत ही क्लासिक अनकैनी वैली प्रभाव है। वो क्या होता है? मतलब जब कोई चीज इंसानों जैसी दिखती है लेकिन उसकी हरकतें पूरी तरह से अस्वाभाविक होती हैं। अच्छा। तो वो हमारे अंदर एक बहुत ही आदिम खौफ पैदा करती है। हाँ, स्टेशन मास्टर ने जो भी देखा उसने उसके अवचेतन मन को बुरी तरह झकझोर दिया होगा। लेकिन मुझे इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात वो लगती है जो व्यवस्था की तरफ से आई, मतलब उनका रिएक्शन। अरे हाँ, वो रिएक्शन तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल। अगले दिन उस स्टेशन मास्टर ने अपने सीनियर्स को एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भेजी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस इस पूरी बात पर ठहाका लगाया, हंस के टाल दिया। हाँ, और उन्होंने इस घटना को एक नाम भी दे दिया, जंगल का भ्रम। जंगल का भ्रम। ब्यूरोक्रेसी की यही तो खूबी होती है। क्या मतलब? वे किसी भी अनसुलझी या अजीब चीज को एक बहुत ही बोरिंग सा सरकारी नाम देकर फाइल बंद कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। सिस्टम हमेशा तर्क के आधार पर काम करना चाहता है। उनके लिए ये मानना असंभव था कि पटरियों पर कोई ऐसी चीज है जिसे उनके मैनुअल में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन उनका ये जंगल का भ्रम वाला लॉजिक बहुत जल्दी टूटने वाला था। और वो जिस तरह से टूटा वो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बिल्कुल।
उस घटना के महज 3 दिन बाद सिर्फ 3 दिन। वो स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार अपने सरकारी क्वार्टर्स के अंदर मृत पाए गए। इन पुरानी पुलिस फाइलों में मौत का जो विवरण है वो सच में बहुत परेशान करने वाला है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। उनका दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद था। एकदम बंद। और किसी के भी शरीर पर संघर्ष या चोट का कोई भी निशान नहीं था। कोई निशान नहीं, लेकिन उन सभी की आंखें पूरी तरह से फटी और खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। देखिए, जब कोई स्थानीय अफवाह एक वास्तविक भौतिक त्रासदी से जुड़ जाती है ना, तो वो अफवाह एक निर्विवाद सत्य बन जाती है। सही बात है। बिना किसी कारण के एक पूरे परिवार का इस तरह खत्म हो जाना, और वो भी रिपोर्ट भेजने के ठीक 3 दिन बाद। हाँ, इसने उस भ्रम को एक खौफनाक वास्तविकता में बदल दिया। अब ये सिर्फ एक आदमी का दृष्टिभ्रम नहीं था। अब ये एक ऐसी ताकत बन गई थी जो जान ले सकती थी। बिल्कुल। बंद कमरा और बिना सुराग की मौतें हमेशा से ही इंसानी दिमाग को डराती आई हैं। और इसके बाद तो स्टेशन का पूरा माहौल ही बदल गया। बदलना ही था। जो नोट्स हमारे पास हैं वो बताते हैं कि रेलवे ने वहां जो भी नया कर्मचारी भेजा, वो मुश्किल से 2-4 दिन ही वहां टिक पाता। अपना सामान पैक करता और भाग जाता। हाँ, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती थी कि वो औरत पटरी पर दौड़ती है। ये एक तरह का मास हिस्टीरिया या कह ले सामूहिक डर का रूप लेने लगा था। सामूहिक डर। हाँ, जब एक जगह के साथ इतनी खौफनाक घटना जुड़ जाती है तो वहां जाने वाले हर इंसान का दिमाग पहले से ही उस डर के लिए तैयार रहता है। मतलब वो डरा हुआ ही वहां जाता है। बिल्कुल। हवा की आवाज या ट्रेन की आवाज भी उन्हें उसी डर की पुष्टि करती हुई लगती है। जरा सोचिए, अगर हमारे इलाके का कोई मेन स्टेशन महज एक अफवाह की वजह से काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। और बेगुनकुडोर में ठीक ऐसा ही हुआ। असर सिर्फ स्टेशन मास्टर तक नहीं रहा। लोको पायलट्स तक बात पहुंच गई। हाँ, लोको पायलट्स ने वहां अपनी ट्रेनें रोकने से साफ मना कर दिया। उनके अंदर खौफ इस कदर बैठ गया था कि जब वो स्टेशन नजदीक आता तो वो ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड और बढ़ा देते थे, ताकि जल्द से जल्द उस मनहूस जगह को पार कर सकें। ये वो पॉइंट है जहां एक मनोवैज्ञानिक डर ने एक ठोस संरचना को हरा दिया। पूरी तरह से जब ट्रेनें रुकना बंद हो गईं और कर्मचारियों ने ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया, तो रेलवे को मजबूरन घुटने टेकने पड़े। उन्होंने सिग्नल्स बंद कर दिए और स्टेशन को आधिकारिक तौर पर अनसेफ घोषित कर दिया। एक चलता फिरता स्टेशन फाइलों में दफन हो गया। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी। 42 साल। पूरे 42 सालों तक एक स्टेशन जो कभी इलाके की धड़कन था, वो खंडहर बन गया। वहां झाड़ियां उगाईं। वीरान जगहों एक अलग ही तरह का आकर्षण पैदा करती हैं। वो कैसे? सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि जब इंसान किसी जगह को खाली छोड़ देता है, तो वो जगह कभी सच में खाली नहीं रहती। अच्छा। उसमें कहानियों और लोक कथाएं अपनी जगह बना लेती हैं। 42 साल का समय किसी भी अफवाह को एक किंवदंती बनाने के लिए बहुत होता है। लेकिन हर किंवदंती को चुनौती देने कोई ना कोई तो आता ही है। हाँ, 1994 की वो रिपोर्ट। बिल्कुल। इन आर्टिकल्स के स्टैक में एक बहुत ही रोचक रिसर्च रिपोर्ट है 1994 की। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर की। हाँ, उसने फैसला किया कि वो इस 42 साल पुराने डर का पर्दाफाश करेगा। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है और कुछ नहीं। ऐसे शोधकर्ताओं का काम ही यही होता है कि वो विज्ञान और लॉजिक को उन जगहों पे लेके जाएं जहां सिर्फ अंधविश्वास का राज हो। और उसने जो तरीका अपनाया वो सच में बहुत हिम्मत का काम था। रात के 2 बजे। रात के ठीक 2 बजे वो अपने साथ सिर्फ एक कैमरा, एक टॉर्च और एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर स्टेशन पर पहुंच गया। बिल्कुल अकेला। एकदम अकेला। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ पुरुलिया के घने जंगल का घुप अंधेरा, टूटी हुई इमारतें और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ झींगुरों की तेज आवाजें तोड़ रही थीं। इस तरह का माहौल इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा दबाव डालता है। सेंसरी डिप्रिवेशन की स्थिति में हमारा दिमाग खुद से ही पैटर्न और आवाजें बनाने लगता है। लेकिन उस रात जो हुआ उसे सिर्फ दिमाग की उपज कहना बहुत मुश्किल है। उसकी डायरी की नोट्स क्या कहते हैं? नोट्स बताते हैं कि उस सन्नाटे के बीच अचानक उसे पटरियों से एक आवाज आनी शुरू हुई। कैसी आवाज? आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीली पटरियों पर नंगे पैर चल रहा हो। छप छप छप। उसने टॉर्च जलाई होगी। उसने तुरंत उस दिशा में टॉर्च जलाई, लेकिन पटरियां बिल्कुल खाली थीं। आसपास कोई नहीं था। कोई भी नहीं। देखिए, जब आपको आवाज स्पष्ट सुनाई दे लेकिन उसका स्रोत न दिखे तो ये तर्क पर बहुत बड़ा प्रहार होता है। हाँ, लेकिन असली खौफ तब पैदा होता है जब तकनीक किसी ऐसी चीज को कैप्चर कर ले जो आंखों को नहीं दिख रही। एकदम सही कहा आपने। और उस रात ठीक ऐसा ही हुआ। वॉइस रिकॉर्डर। टॉर्च जलाने के कुछ ही सेकंड बाद रिसर्चर के पीछे से एक बहुत तेज और ठंडी हवा का झोंका आया।
और तभी उसके हाथ में जो वॉइस रिकॉर्डर था वो अचानक अपने आप ऑन हो गया। अपने आप? हाँ, और उन नोट्स में जो लिखा है वो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। रिकॉर्डर में क्या था? रिकॉर्डर में बिल्कुल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर बंगाली में कहा, अमार संधान करो, जिसका मतलब होता है मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढो। ये हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है ना? एक इंसान जो अपने तर्क और उपकरणों के भरोसे वहां गया था, उसी के उपकरणों ने उसके सामने एक ऐसी पहेली रख दी जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। और ये पहेली सिर्फ आवाज तक ही नहीं रुकी। उसने कुछ देखा भी था। जब वो फुसफुसाहट सुनकर पीछे मुड़ा तो उसने स्टेशन की उस टूटी हुई छत पर एक सफेद आकृति को बैठे हुए देखा। छत पर? हाँ, डायरी में जो हुलिया दर्ज है वो ये है कि उस आकृति की गर्दन बहुत ही अस्वाभाविक और अजीब तरीके से टेढ़ी थी। अरे, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। ये बहुत खौफनाक है। और फिर वो आकृति उस छत से नीचे कूदी, लेकिन जमीन को छूने से ठीक पहले वो हवा में ही कहीं गायब हो गई। इस तरह के दृश्य का मानसिक प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। जब किसी व्यक्ति का सामना अपनी मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत किसी चीज से होता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता ही चरमरा जाती है। और उस चरमराने का असर अगले दिन साफ दिखाई दिया। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह जब स्थानीय लोगों को वो रिसर्चर मिला तो वो शारीरिक रूप से तो जिंदा था, लेकिन मानसिक रूप से उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। रातों रात कुछ ही घंटों के अंदर उस इंसान के सिर के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। कैनेडी सुविधा? ये क्या है? मेडिकल भाषा में इसे कैनेडी सुविधा कहा जाता है। ये अत्यधिक और अचानक हुए ट्रॉमा या मानसिक आघात का एक दुर्लभ लेकिन प्रमाणित लक्षण है। तो मतलब ये सच में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस डर को वो गलत साबित करने गया था, उसी डर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वो गहरे सदमे में था और बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। इसके बाद तो स्टेशन की वो मनुष्यत और भी गहरी हो गई होगी। बहुत गहरी। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है ना? हाँ, 2009 का बदलाव। हमारे स्रोतों के अनुसार 2009 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूरे 42 साल बाद भारतीय रेलवे ने उस स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला किया। ये एक तरह से व्यवस्था का अपने पुराने आत्मविश्वास को वापस पाने का प्रयास था। रेलवे ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और स्टेशन आम जनता के लिए खोल दिया गया। कागजों पर आदेश पारित हो गए, सिग्नल्स फिर से चालू हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा? क्या सरकारी आदेश लोगों के मन में बैठे दशकों पुराने डर को मिटा सकते हैं? उन आर्टिकल्स को पढ़ने से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज वहाँ की स्थिति है। आज दिन के समय वहाँ मुसाफिर आते हैं, सब कुछ एकदम सामान्य दिखता है। दिन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक अजीब सी बात दर्ज है। आज भी वहाँ एक अलिखित नियम चलता है। अलिखित नियम? एक ऐसा नियम जो किसी सरकारी मैनुअल में नहीं है, लेकिन हर कोई उसका पालन करता है। शाम 5 बजते ही सारा रेलवे स्टाफ वहां से चला जाता है। सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता? कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर रुकने की हिम्मत नहीं करता। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं आधिकारिक नियमों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। बिल्कुल। आप नई इमारतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के मन से उस खौफ को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। और ये खौफ बेवजह नहीं है। आज भी जब रात की आखिरी ट्रेन उस स्टेशन से बिना रुके गुजरती है ना, तो कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि लोको पायलट्स को अपने इंजन के रियर व्यू शीशे में एक सफेद साया दिखाई देता है। वही सफेद साड़ी वाला साया? हाँ, एक ऐसा साया जो उनकी ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ उसी रफ्तार से दौड़ रहा होता है। जब कोई कहानी इतने लंबे समय तक जिंदा रहती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस कहानी की जड़ें कहाँ हैं। जड़ें मतलब वो कौन सा मूल कारण है जो उस महिला को स्थानीय लोगों की चेतना में आज भी जीवित रखे हुए है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में? इन तमाम घटनाओं के पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी है जिसका जिक्र स्थानीय मान्यताओं में मिलता है। अच्छा। स्रोत सामग्री बताती है कि कई दशकों पहले बेगुन कोडोर इलाके की एक युवती थी जिसे प्यार में बहुत भयानक धोखा मिला था। उस धोखे ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने उसी स्टेशन पर एक गुजरती हुई ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। और यहाँ पर सांस्कृतिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? मृत्यु और उसके बाद के कर्मकांड हर समाज में बहुत अहमियत रखते हैं। जी। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस दुर्घटना के बाद उस युवती की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। क्षत विक्षत हालत में। हाँ, और इसी वजह से उसका अंतिम संस्कार सही विधि विधान से नहीं हो पाया था। देखिए, भारतीय
और विशेषकर ग्रामीण संस्कृति में ये माना जाता है कि अगर किसी का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना हो या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए, बिल्कुल, तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। वो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस कर रह जाती है। ये बात सच में बहुत दुखी करने वाली है। ये मान्यता उस पूरी घटना को एक नया और बेहद मानवीय पहलू देती है। हाँ, वो सिर्फ एक डराने वाली आकृति नहीं है, बल्कि एक दुखियारी आत्मा है जो शायद आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में है। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसका दौड़ना, शायद ये पूछने का एक तरीका है कि क्या कोई मुझे मेरे घर तक ले जाएगा? ये सोचते ही एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। एक तरफ खौफ है और दूसरी तरफ एक ऐसा दुख जिसे समय भी नहीं भर पाया। और इसी भावना के साथ हमारी स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। वो चेतावनी इस पूरी चर्चा का एक सटीक निष्कर्ष निकालती है। वो चेतावनी कहती है कि अगर कोई भी आज बेगुनकोडोर स्टेशन जाता है तो दिन के उजाले में उसे सब कुछ एकदम सामान्य लगेगा, लेकिन शाम के बाद लेकिन अगर कोई गलती से भी शाम ढलने के बाद वहां रुक जाए और रात के उस वीरान अंधेरे में पटरियों पर उसे कोई परछाई अपने पीछे दौड़ती हुई महसूस हो तो चाहे जो हो जाए कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखना चाहिए। पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्रोतों में दर्ज स्थानीय लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो लोग उस परछाई को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं वो अगली सुबह मिलते तो हैं लेकिन जिंदा नहीं। पीछे मुड़कर न देखने का ये मोटिव दुनिया भर की कई प्राचीन कथाओं में मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसे एक खौफनाक वास्तविकता के रूप में पेश किया गया है। बिल्कुल। पर इन सारे नोट्स और घटनाओं पर चर्चा करने के बाद मेरे दिमाग में एक अलग ही सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, अगर 1967 की ये घटना आज के दौर में हुई होती। आज के दौर में? हाँ, जहाँ हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, 24 घंटे चलने वाला सोशल मीडिया है और हर चीज का तुरंत वीडियो बन जाता है। बिल्कुल, तो क्या होता? क्या आधुनिक तकनीक उस जंगल के भ्रम को तुरंत खारिज कर देती? या फिर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम उस एक अफवाह को रातों रात पूरी दुनिया में फैला देते? ये तो है। हो सकता है कि आज के दौर में अफवाहें और डर 42 साल का इंतजार न करें, बल्कि कुछ ही सेकंड्स में किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दें। आखिर तकनीक बदल गई है, लेकिन अंधेरे से डरने वाला इंसानी मन तो आज भी वही है।